ओके, तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ पहले तो, कि जब भी यूवी लाइट लिखा हो कहीं भी या परोक्साइड, दो ही आपके सिलेबस में है, ठीक है, यूवी लाइट और परोक्साइड, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो होता है, ठीक है ना। और फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ होता है, मेनली एलाइलिक कार्बन पे। और एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट। सैचुरेटेड कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, सैचुरेटेड कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। नेक्स्ट टू द अनसैचुरेटेड सिस्टम। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, या फिर कौन सा होता है, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। विनाइलिक नहीं होता बच्चे इसमें, मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, या तो एलाइलिक होता है या बेंजाइलिक मेनली। तो बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है, सैचुरेटेड कार्बन नेक्स्ट टू द बेंजीन रिंग। जितने भी कार्बन है ना उसमें से ये वाला कार्बन, मतलब सैचुरेटेड कार्बन अटैच टू बेंजीन रिंग, उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। तो इन दोनों पे मेनली, तो इस केस में बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना। बेटा बेंजाइल, बेंजीन तो है ही नहीं ना, ये तो डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक ही है ना। तो या तो यहां पे होगा डबल, ये एक सैचुरेटेड कार्बन है नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड, एक ये है सैचुरेटेड कार्बन नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड में एडिशन नहीं हुआ क्योंकि यूवी लाइट थी, इस वजह से ऐसा हुआ, या फिर ये यहां पे होगा। ये तीन, अब देखो यहां पे बी आ रहा है तो यहां एक एच भी होगा, ये बी आ रहा है तो यहां एक एच भी होगा, राइट। कायरल कार्बन कितने को पता है, कायरल कार्बन क्या होता है, चार अलग ग्रुप। हाँ, कार्बन अटैच टू 4 different atoms or groups. Saturated carbon attached to attached to 4 different atoms or groups, उसको बोलते हैं, ओके। तो कायरल कार्बन जो होता है दैट इज सैचुरेटेड कार्बन। सैचुरेटेड कार्बन क्या होता है, व्हाट इज सैचुरेटेड कार्बन, जिसपे मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हाँ, सारे सिंगल बॉन्ड्स हो ना, और सारे सिंगल बॉन्ड अगर डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स से अटैच हो तो उसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन जो होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल है हैविंग ओनली वन chiral carbon, molecule having only one chiral carbon, that molecule is optically active.
मैंने लिखा ओनली 1 कायरल कार्बन। अगर 2 कायरल कार्बन हो सकता है कुछ और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो जाए। याद रखना, मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक ही कायरल कार्बन हो, तो वो मॉलिक्यूल जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना। और ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? तो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। सर ऐसा मॉलिक्यूल जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को घुमा दे। मॉलिक्यूल विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे। अब ऐसा मॉलिक्यूल जो इसने बोला, ऐसा मॉलिक्यूल कौन सा होगा जिसमें अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है? वो कैसा मॉलिक्यूल होता है? अनसिमेट्रिकल, मतलब मॉलिक्यूल जिसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, जो इसने बोला भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, कोई उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। पर हम ऐसा लिखते हैं इसको अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारे सिलेबस में कहीं भी लिखा नहीं है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री या ऐसा कुछ वर्ड्स यूज ही नहीं किए। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? तो लाइट इसकी एक ही वेवलेंथ। वो तो मोनोक्रोमेटिक होती है बच्चे। जो एक ही डायरेक्शन। हाँ, लाइट विच ऑसिलेट only in one plane। देखो वैसे ऑर्डिनरी लाइट की बात करें तो वो हर प्लेन में ऑसिलेट करती है। इट ऑसिलेट इन ऑल प्लेन्स, हर प्लेन में ऑसिलेट करती है। और इस लाइट जो है, अगर ये लाइट हम किसी प्रिज्म में से पास करें, इसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोलराइजर। ये ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो हर प्लेन में ऑसिलेट करती है, और जब निकोल प्रिज्म में से पास करते हैं तो ये जो लाइट है ये एक ही प्लेन में ऑसिलेट करती है, और इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर इस लाइट को हम अगर उस मॉलिक्यूल के सॉल्यूशन में से पास करें, जैसे शुगर में से पास कर दी हमने, या ग्लूकोज का सॉल्यूशन लिया और उसमें से पास कर दी ये लाइट, तो ये लाइट क्या करती, ये सॉल्यूशन क्या करता है कि ये इस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, इसके प्लेन को ही वो चेंज कर देता है, मतलब कि उसकी जो ऑसिलेशन है वो अलग प्लेन में चली जाती है। ये रोटेट कर देती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। प्लेन लाइट को तो राइट, अगर वो राइट में रोटेट करता है, अगर मॉलिक्यूल रोटेट करे राइट, तो क्या बोलते हैं उसको? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। उस सब्सटेंस को बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। उसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं या प्लस साइन से डिनोट करते हैं। और अगर लेफ्ट में रोटेशन होती है तो इसको बोलते हैं लिवो रोटेटरी सब्सटेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से या फिर माइनस से।
लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, ये दो तरह के सब्सटेंस होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। रोटेशन होनी चाहिए प्लेन पोलराइज लाइट की, चाहे लेफ्ट में हो या राइट में हो, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ओके, समझे बच्चों? ये वाला पूरा कंसेप्ट समझे? हमने क्या किया, ये कोई जैसे सोडियम लैंप ले लिया, तो सोडियम लैंप से क्या होगी, जो लाइट होगी वो तो ऑर्डिनरी होगी, वो सब प्लेन में ऑसिलेट करती होगी। अब हम क्या करेंगे, जैसे अपने वो नहीं पोलराइज्ड ग्लास बोलते हैं, अब जाओ अगर किसी भी इसमें शॉप में, जैसे लेंस कार्ट में जाओ, है ना, तो वो बोलते हैं कि नॉन मतलब पोलराइज्ड लेंस चाहिए, है ना, तो पोलराइज्ड लेंस क्या होते हैं, महंगे होते हैं। पोलराइज्ड लेंस का मतलब क्या है कि वो क्या करते हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन होते हैं कि लाइट का जो प्लेन है वो एक ही उसमें से पास होगा, कोई किसी एंगल से, और ऐसे एंगल से पास होगा जिससे कि आइज को सबसे कम इफेक्ट हो, क्योंकि जो सनलाइट है वो तो ऑर्डिनरी लाइट है, वो तो हर प्लेन में ऑसिलेट कर रही होगी, तो उसमें इस तरह का पोलराइजर लगा होता है, मतलब प्रिज्म ही समझ लो, वो पोलराइजर लगा होता है, वो क्या करता है, लाइट को कट कर देता है इन फ्रॉम ऑल प्लेन्स एक्सेप्ट वन। तो एक ही प्लेन से लाइट जो है आपकी आंखों पे पड़ती है, तो उससे हमें जो सनलाइट का इफेक्ट है वो कम होता है आंखों पे, ठीक है, और उस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि सिर्फ एक ही प्लेन में ऑसिलेट करती है। और अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने से क्या फ़ायदा होता है कि, क्योंकि अगर हम मान लिया ऑर्डिनरी लाइट को सोल्यूशन से पास करेंगे तो प्लेन जो है वो चेंज भी होगा तो हमें पता नहीं चलेगा ना, क्योंकि दूसरे प्लेन में भी लाइट है, हर प्लेन में लाइट है। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि पहले हम क्या करेंगे, दो प्रिज्म लेंगे, ठीक है, ये भी निकोल प्रिज्म है, वो भी, एक को बोलते हैं पोलराइजर, एक को बोलते हैं एनालाइजर, और यहां से हम जो है देखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि पहले हम यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस नहीं रखेंगे, इस सैंपल में क्या रख देंगे, वाटर। वाटर लाइट को रोटेट नहीं करता है, तो ऑर्डिनरी लाइट से पास किया, ऐसी होगी लाइट, वाटर से पास करोगे सेम ही रहेगी। और यहाँ इस प्रिज्म को हम इस तरह से सेट करेंगे, यहाँ पे वो लगा होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब नोब लगी होती है जिसको हम रोटेट कर सकते हैं पूरा। तो रोटेट करने से क्या होगा कि हम यहाँ पे पूरा ब्राइट ले आएंगे, इस पे पूरा ब्राइटनेस ले आएंगे। ब्राइटनेस कैसे आएगी कि जो लाइट का प्लेन होगा, क्योंकि इस प्रिज्म का जो प्लेन होगा वही ये प्लेन होगा इस लाइट का, और यहाँ पे भी इस प्रिज्म को हम रोटेट करके ले आएंगे ऐसे प्लेन में जो पैरेलल होगा। तो जब पैरेलल होंगे सारे तो यहाँ पे हमें ब्राइटनेस दिखेगी। बट जैसे ही हम लाइट को सैंपल में से पास करेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो वो तो लाइट को रोटेट कर देगा। तो जिस प्लेन पे लाइट थी और जिस प्लेन के पैरेलल ये प्रिज्म था वो तो अब कैंसिल हो गया, अब तो जो है लाइट रोटेट हो गई है, तो यहाँ पे हमें डार्क दिखेगा पूरा। अगर डार्क दिखेगा तो हम क्या करेंगे, इस प्रिज्म को वापस रोटेट करेंगे। अब कितना रोटेट करना पड़ा वापस ब्राइटनेस लाने के लिए, उससे पता चलेगा कि इतनी लाइट रोटेट हो गई है, इतना जो प्लेन पर लाइट है रोटेट होगी, तो हमें एंगल ऑफ रोटेशन पता चलेगा
और इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये जो सैंपल है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये पूरा जो सेटअप है इसको क्या बोलते हैं? इस पूरे सेटअप को बोलते हैं पोलैरीमीटर। ये पूरा एक सेटअप है, इस पूरे सेटअप को बोलते हैं पोलैरीमीटर। ठीक है, ये पोलैरीमीटर है। तो पोलैरीमीटर से हम पता करते हैं कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो कायरल कार्बन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कायरल कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो, और अगर किसी मॉलिक्यूल में एक ही कायरल कार्बन है तो दैट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। और दो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो तरह का होता है, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, पेयर में होता है हमेशा। तो अब देखो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, मुझे बताओ ये कायरल है कि नहीं? ये कायरल है। अगर ये कायरल है तो ऑब्वियसली एक ही कायरल कार्बन है इसमें, तो डी एंड एल हो गए, 2 हो गए। ये कार्बन कायरल है कि नहीं? सर पर हमें आंसर में तीनों पूछा है उसने कि यूज करेंगे। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, इनको स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, है ना। तो स्टीरियो आइसोमर्स के लिए हमें ये लेना पड़ेगा, समझे? यस। यहां भी ये कायरल है। यस सर। अब कायरल तो हो गया। अब मुझे बताओ कि ये जो डबल बॉन्ड है, इसके एक तरफ ये डिफरेंट है, इस पे क्या होगा? ये दोनों भी डिफरेंट है कि नहीं? तो सर स्टीरियो सेंटर जैसा act करेगा। ये भी स्टीरियो सेंटर है, मतलब 2 स्टीरियो सेंटर हो गए। फिर इस स्टीरियो सेंटर से क्या पता चलेगा? ये बताया था मैंने, हाँ, कार्बन HCl क्या होता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है सिस, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या है? ट्रांस। इसका मतलब सिस ट्रांस भी होंगे। इसका मतलब सिस के भी डी एंड एल होंगे, ट्रांस के भी डी एंड एल होंगे। सिस के भी डी एंड एल, ट्रांस के भी डी एंड एल, तो कितने हो गए टोटल? सर इसमें सिस और ट्रांस कैसे हो सकता है? बेटा ये बताओ, ये CH3 है और ये पूरा डिफरेंट है दोनों, ये भी दोनों डिफरेंट। यस सर। अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप्स हों तो उसको हम सिस ट्रांस लिखते हैं, यहाँ EZ होगा, है ना। बट हम EZ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि मतलब कहीं आता है क्या कंपटीशन में, EZ की बात ही नहीं होती है। पर ये याद रखना कि अगर डबल बॉन्ड के साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, HCl BrF, चलो EZ भी बता ही देता हूं थोड़ा सा मैं। अब इसमें क्या है, चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। कंडीशन ये है कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ डिफरेंट एटम्स या ग्रुप्स होने चाहिए, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन डबल बॉन्ड या फिर रिंग, ये पहली कंडीशन है।
और दूसरी कंडीशन है कि एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड शुड बी डिफरेंट। जैसे इस कार्बन से HCl कार्बन के साथ जो एटम्स अटैच हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए बस। तो इसमें डिफरेंट है, तो अगर चारों डिफरेंट हो तो क्या करना है आपको, नंबरिंग करनी है। जिसका एटॉमिक नंबर हाई उसको नंबर 1, जिसका एटॉमिक नंबर लो उसको नंबर 2। ब्रोमीन फ्लोरीन में किसको नंबर 1 में देंगे बोलो? ब्रोमीन नंबर 1, फ्लोरीन नंबर 2। तो 1 1 किस में है? ट्रांस में। तो इसको ट्रांस बोलते हैं या इस लैंग्वेज में बोलते हैं ई आइसोमर। इसमें 1 2 1 2। अब सिमिलर प्रायोरिटी वाले सिमिलर साइड है तो इसको सिस बोलेंगे या जेड। तो EZ आइसोमेरिज्म होता है। इसमें EZ होगा तो हम उसको लिखेंगे सिस लिखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसको लिख देते ED&L ZE&L ZEDL। इसमें भी ऐसा ही होगा, ये H और इसके साथ ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, इसके साथ भी एक H होगा और ये पूरा ग्रुप है। तो इसमें भी ZD&L ED&L। तो इसमें भी 4। अब इसमें क्या हुआ, इसमें भी स्टीरियो सेंटर तो हो ही गया, मतलब इसको भी हम जो है EZ। सर इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी? ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं है क्योंकि कायरल कार्बन नहीं है, तो 2 तो होंगे ही। तो 4 4 8 2 10। क्या आंसर है भाई? हाँ, तो 10 जो है वो इसका आंसर आएगा। एंड एक क्वेश्चन है इसी को, ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इसी में RS आएगा। D&L लिख रहा हूं ना, जो एक को R बोलेंगे एक को S, है ना। एक्चुअली पहले जब होता था ना, मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री का एक चैप्टर हुआ करता था हमारे टाइम पे, तब RS नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस में था, बट अब RS नॉमेनक्लेचर आपके सिलेबस में नहीं है ना। ओके सर। तो इसको ऐसा ही समझो कि D एक R अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा ना तो उसमें RS आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसके ये 10 आइसोमर हुए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्लियर हो गई कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगा, मॉलिक्यूल में या तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, रिंग। और डबल बॉन्ड के साथ जो एटम और ग्रुप अटैच होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। जैसे रिंग की बात करते हैं, ये रिंग है, मान लिया ये HCl HCl, ये रिंग तो आ गया। आदरे तो ये कौन सा होगा, सिस या ट्रांस? और बोलो, सेम साइड सेम ग्रुप्स तो सिस। वैसे ही ये क्या होगा, ट्रांस। सेम साइड डिफरेंट ग्रुप्स या सिमिलर ग्रुप्स ऑन द डिफरेंट साइड तो
दैट इज कॉल्ड ट्रांस। तो सिस और ट्रांस की कंडीशन है, पहली कंडीशन डबल बॉन्ड या रिंग होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन कि जो सिमिलर ग्रुप्स हैं वो डिफरेंट साइड, सॉरी, एक जो रिंग वाला कार्बन है एडजेंसेंट या डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उस पे दोनों ग्रुप्स जो हैं, जो एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। जैसे ये है मान लिया, तो बताओ इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं होगा? नो सर। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक साइड जो है, इस साइड तो ठीक है, ओके, बट दूसरी साइड सिमिलर ग्रुप्स आ गए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोकेटाइंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। वो जो क्वेश्चन था वो जेई एडवांस में आया हुआ था 2021 में। और ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट, ये जून 2022 का जेई मेन का क्वेश्चन है। कार्बोकेटाइंस हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में लिखना है। तो अगर कार्बोकेटाइन हो, ये कार्बोकेटाइन है, इसके आगे कार्बन्स है, इन कार्बन के साथ आपको पता है क्या अटैच होंगे? हाइड्रोजन्स। तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं उतनी ज्यादा होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन कब कब होती है सुन लो, अगर डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन हो, इसको भी अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। फ्री रेडिकल के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन हो, उसको भी अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन हो, उसको भी अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये तीन कंडीशंस हैं जब हाइपर कॉन्जुगेशन होती है। और हाइपर कॉन्जुगेशन मींस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होता है उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होती है किसके? ऑफ कार्बोकेटाइन। उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ऑफ एल्कीन। उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये कार्बोकेटाइन था, इसमें हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे कितने? 4। जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे। इसमें बोलो इस साइड क्या है? 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, और दूसरी साइड लोन पेयर लोन पेयर है। अगर लोन पेयर हो, अब ये हाइपर कॉन्जुगेशन का क्लियर हो गया आपको। हाइपर कॉन्जुगेशन कब कब होती है? जब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन हो। जितने हाइड्रोजन्स उतना हाइपर कॉन्जुगेशन।
या फ्री रेडिकल के नेक्स्ट सैचुरेटेड कार्बन पे हाइड्रोजन, या कार्बोकेटायन के नेक्स्ट कार्बन पे हाइड्रोजन। ठीक है, इधर आ जाओ। रेजोनेंस कब होती है? जब डबल बॉन्ड हो और नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो नेक्स्ट कार्बन पे फ्री रेडिकल हो, डबल बॉन्ड हो और नेक्स्ट कार्बन पे लोन पेयर हो, या क्या हो, यहां पे पॉजिटिव चार्ज के नेक्स्ट कार्बन पे लोन पेयर हो। ठीक है, ये कंडीशंस हैं रेजोनेंस की। या ऐसा भी हो सकता है जैसे बेंजीन रिंग बनाते थे ना, बनाया था मैंने आपको। बेंजीन रिंग में क्या होते हैं? डबल बॉन्ड्स। डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। ऐसे डबल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, ऐसा हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि रेजोनेंस हो रही है। तो और डबल बॉन्ड के ऊपर लोन पेयर हो, कौन सा इफेक्ट होता है? बोलो। हाँ, कौन? प्लस आर। प्लस आर मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, राइट, ड्यू टू रेजोनेंस। और वहीं पे रिंग था और मैंने बनाया था यहाँ पे, ये बनाया था। हाँ हाँ सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, माइनस आर इफेक्ट, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इन कंडीशंस में रेजोनेंस होती है। तो अब बताओ इस साइड क्या होगा? कौन सा इफेक्ट होगा? प्लस आर के माइनस आर? प्लस आर। प्लस प्लस आर। तो अब रेजोनेंस भी आ गया पिक्चर में। हाइपर कॉन्जुगेशन तो है ही, 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स और साथ में एक रेजोनेंस। इधर आ जाओ। ये फिर अल्फा आए, 4 अल्फा हाइड्रोजन्स, मतलब 4 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। बट इन एडिशन टू दैट ये ऑक्सीजन अब क्या करेगा? बोलो। लोन पेयर है, बट उसके बगल में ना तो डबल बॉन्ड है। हाँ जी, सर इंडक्टिव इफेक्ट। ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसका रेजोनेंस नहीं होगा इफेक्ट, है ना। रेजोनेंस इफेक्ट कब होता है? जब ये बताया मैंने आपको कि डबल बॉन्ड के आगे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड के आगे लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए उनके बीच में। डबल बॉन्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, या 2 डबल बॉन्ड, या डबल बॉन्ड और लोन पेयर। बट यहां पे तो ऐसा नहीं है, लोन पेयर है बट पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड से 2 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड है उसके बीच में। इसका मतलब रेजोनेंस नहीं होगी। अब क्या होगा? सिर्फ इंडक्टिव। और ऑक्सीजन जो है, इंडक्टिव के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो माइनस आई इफेक्ट। अब बताओ अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें, कार्बोकेटायन की बात करते हैं, उसकी स्टेबिलिटी पे जाते हैं। बताओ स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटायन की किस पे डिपेंड करेगी? जो CH3 अटैच होते हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ये डिपेंड करते हैं डीनेचुरेशन। हेलो, ये बाकी आ रही है सबको? आ रही। डीलोकलाइजेशन ऑफ
पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम होना चाहिए। कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज कम होगा। अब पॉजिटिव चार्ज कम कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से होते लगा दिए, वो अपने पास खींचेगा उसको। कौन खींचेगा? जो ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन देगा वो, है ना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होने चाहिए, मतलब कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसके साथ जो है उसके आगे पीछे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होने चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन उसको दे। और देंगे कौन? कौन से इफेक्ट जो शो करेंगे? प्लस आई या प्लस आर या हाइपर कंजुगेशन। इनमें से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो किसका होगा? रेजोनेंस का। प्लस आर। हाँ, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन का, हाइपर कॉन्जुगेशन फिर इंडक्टिव। फिर इंडक्टिव। ये इनका ऑर्डर है कि सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस का होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और फिर प्लस आई। अच्छा, हाँ जी। सर हाइपर कॉन्जुगेशन में प्लसेस और माइनसेस नहीं बचा, मैंने बोला ना वो सिर्फ डोनेटिंग ही होता है, तो प्लस एच ही बोलो उसको। जी सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, सर? हाँ जी बोलो बोलो। सर और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कुछ होता है? हाँ बेटा, बट वो टेम्परेरी इफेक्ट है, वो तभी आता है जब हम मैकेनिज्म लिखते हैं ना, तभी उसका होता है, बाकी इन स्टेबिलिटी ऑर्डर्स में नहीं आता उसका इफेक्ट, है ना। ओके सर। जैसे कि पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द रेजेंट या अवे फ्रॉम द रेजेंट, जब वो मतलब रेजेंट की प्रेजेंस में होता है वो, तो जब वो रिएक्शन होता है तब उसकी बात करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। तो वो इसमें रोल नहीं प्ले करता। इसमें तीन ही है ये, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हैं अगर, मतलब ऐसे ग्रुप जिसका माइनस आई इफेक्ट है या माइनस आर इफेक्ट है, तो ऐसे ग्रुप्स क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे कि कम कर देंगे? बढ़ा देंगे। हाँ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है वो अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल, क्योंकि मतलब कैटायन स्टेबल कब होता है? मतलब जो भी चार्ज है, देखो चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज सब स्पीशीज आर अनस्टेबल। जितना ज्यादा चार्ज उतना अनस्टेबल, है ना। तो चार्ज को हम क्या करना है? हमें स्टेबलाइज करना है ना। तो चार्ज को स्टेबलाइज करने का मतलब है कि चार्ज को कम करना है। तो पॉजिटिव चार्ज कम होता है डोनेटिंग ग्रुप से, और नेगेटिव चार्ज कम होता है विड्रॉइंग ग्रुप से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा कोई, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। बट अब हम बात कर रहे हैं कार्बोकैटायन की, इसलिए ऑर्डर इस तरह से होगा। तो ये तीन चीजें हैं। देखो ये आज का लेक्चर जो है इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक वर्ड पकड़ लेना इनका, जहां पे समझ में ना आए मुझे पूछना, क्योंकि ये पूरा जीओसी चल रहा है, और जीओसी इज एवर एंडिंग। जब तक ऑर्गेनिक चलती है तब तक जीओसी चलता है। और थोड़ा बहुत आप अगर यहाँ पे हिंट पकड़ लोगे तो वो हिंट आपके काम आएंगे पूरी ऑर्गेनिक में। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं, तीन मॉलिक्यूल थे पहले में, हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर थे चार ए में, और सी में भी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं चार। तो चार चार हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जो हैं आपको दिख रहे हैं, ठीक है। बट ए और सी में डिफरेंस क्या आ रहा है कि ए में सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं और उसके आगे कार्बन ही है, जो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, क्योंकि सैचुरेटेड कार्बन है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बट यहां पे क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया उसकी जगह। और ऑक्सीजन आने से क्या हुआ?
माइनस आई इफेक्ट, तो वो कार्बोकेटायन को थोड़ा बहुत क्या कर देगा, स्टेबल करेगा कि अनस्टेबल? दोबारा बोलो सोच के। मैंने अभी बताया आपको कि अगर माइनस आई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप होता है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, अनस्टेबल कर देता है, कम कर देता है ना बच्चे। क्योंकि वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अगर विड्रॉ करेगा वो, तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ नहीं जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया मतलब अनस्टेबल हो गया ये। गॉट इट? तो इसका मतलब ए और सी में विच वन इज मोर स्टेबल? यस, तो ए और सी में ए इज मोर स्टेबल देन सी, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अब बात करते हैं बी की। तो बी में अगर हम देखें तो हाइपर कॉन्जुगेटेड तो है ही, साथ में रेजोनेंस भी है, तो रेजोनेंस डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे, इसका मतलब बी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इट इज़ बी ए सी। ऑप्शंस जो हैं चारों ही सपोर्ट नहीं कर रही हैं, है ना, बट वी विल गो विद बी ए सी, ठीक है। आई विल चेक इट कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों, कई बार होता है गलत भी होता है, क्योंकि सर आजकल। हाँ जी बेटा। सर मेरे पास भी एक क्वेश्चन ही, ये बोनस क्वेश्चन था, आंसर इसका BAC होगा। हाँ बोनस क्वेश्चन है ना, हाँ। तो ये बोल रहा था कि सर, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ अब ना क्या होता है कि कितने सेट बनते हैं सोचो, तो उस सेट में कहीं ना कहीं कई बार गलती हो जाती है एग्जामिनर से भी, है ना, ऑप्शन लिखते लिखते, या टाइपो मिस्टेक होती है, तो इट शुड बी BAC। अच्छा आपके पास है ना ये क्वेश्चन, गुड, तो चलो कंफर्म ही हो गया, क्योंकि मुझे कन्फ्यूज़न था कि ऑप्शन तो है नहीं, बट इट शुड बी BAC, है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर, अगर आपको प्रॉब्लम हो, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, एक बार फिर देखना, है ना, कि क्या क्या सोचा हमने और क्यों सोचा, ठीक है। ये पूरा रेजोनेंस कब होता है, इंडक्टिव कब होता है। चलो अब आते हैं हम इन क्वेश्चंस पे। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो पहली तो बात कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो है होती क्या है, व्हाट इज एसिड? तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज प्रोपोर्शनल टू ईज टू, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। हाँ, पहले तो ईज टू रिलीज H+, कि कितनी ईजिली वो H+ जो है वो डोनेट करता है ना, उसको हम कंसिडर करते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि H+ दे दिया, मान लिया ये है HA, इसने H+ दे दिया, तो बचा क्या, A नेगेटिव। तो ये जो A नेगेटिव है ये एसिड है अगर, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। तो जितनी ईजिली H+ देगा उतना ही जो है एसिड स्ट्रांग होगा और बेस उतना ही वीक होगा। तो पहले तो ईज टू रिलीज H+, और H+ रिलीज करने के बाद जो एनायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड, जो एनायन बनेगा उसको कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं, तो हम अभी एनायन ही लिखते हैं उसको, स्टेबिलिटी ऑफ द एनायन फॉर्म्ड। अब बताओ जो एनायन बनता है, एनायन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी बताओ, एनायन है ये, कौन, यस, अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेंगे, क्यों, क्योंकि एनायन है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कोई खींचेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स।
प्लस आई प्लस आर और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों जो हैं इनको हम कंसिडर करेंगे इसमें, प्लस आई प्लस आर और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो चलो अब इस पे आते हैं। तो पहला तो आपने देखो सब में COOH है, तो एक तो क्लियर हो गया कि H प्लस रिलीज करने की पावर एक जैसी होनी चाहिए लगभग, बट डिफरेंस कहाँ आ रहा है? पहले में NO2 अटैच है, दूसरे में फ्लोरीन अटैच है, तीसरे में फिनाइल अटैच है, चौथे में CH3 अटैच है। तो अब मुझे बताओ आप कि इन सब में विथड्रॉइंग ग्रुप कौन सा अच्छा है? सर NO2 सबसे बढ़िया है क्योंकि वो -R शो करता है, और H उसके बाद है क्योंकि वो इंडक्टिव इफेक्ट से खींचता है। ये सब में माइनस आई इफेक्ट ही लगेगा पहले तो, है ना? माइनस आई ही क्यों लगेगा? क्योंकि अगर मैं इसको देखो N डबल बॉन्ड O लिखता हूं, ठीक है, समझना इसको, ये CH2 है, अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, H प्लस निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, इनके बीच में कितने सिंगल बॉन्ड है? 2। कितने होने चाहिए अगर रेजोनेंस शो करवाना है तो? 1। पर यहाँ 2 है, इसका मतलब सिर्फ माइनस आई इफेक्ट करेगा, है ना, पर माइनस आई भी NO2 का ही ज़्यादा होगा, फिर फ्लोरीन, फिर फिनाइल, और आपको पता है ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर हो गया, और आपको पता है मिथाइल तो प्लस आई शो करता है, प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय मिथाइल। तो अब मुझे बताओ कि सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा इनमें से? डी। डी में मिथाइल ग्रुप है इसलिए, है ना, क्योंकि मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करते हैं? इनवर्स रिलेशन है। देखो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जितने ज्यादा होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का, प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट का के बेस पे आपको लिखना है, सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट NO2 का, इसलिए ए जो है वो सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा एसिड होगा ए, उससे कम बी, और फिर सी, और सबसे कम डी। डी तो पहले ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो तो मतलब रिलीजिंग इफेक्ट था उसका, तो रिलीजिंग इफेक्ट, बाकी देखो बाकी स्केलेटन सेम है, CH2COOH, 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 सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, बट जो ग्रुप्स अटैच हैं इस स्केलेटन से वो ग्रुप डिफरेंट है, एक में नाइट्रो है, एक में फ्लोरो है, एक में फिनाइल है। फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, है ना, बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन निकाल दें तो वो फिनाइल हो जाता है, मतलब बेंजीन अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच है किसी के साथ तो उसको फिनाइल बोलेंगे। और फिर है CH3। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। यस बेटा। सर ऑप्शन सी में मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। नहीं बेटा, मैंने मेसोमेरिक रेजोनेंस तभी होगा जब डबल बॉन्ड और दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो, है ना, वो तो मैंने पहले शो किया ना, ये भी बोला ना मैंने, मेसोमेरिक नहीं होगा यहाँ पे, रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस इज मेसोमेरिक, एक ही बात है, ठीक है। ओके, अभी सानवी इंडक्टिव इफेक्ट और डिस्टेंस में क्या रिलेशन है?
मैंने बोला इंडक्टिव इफेक्ट और डिस्टेंस का कोई रिलेशन पढ़ा आपने? जैसे एक फ्लोरीन यहाँ है COH के बगल में, एक उससे अगले कार्बन पे दूर है, थोड़ा और दूर है, तो इसमें फ्लोरो शो करता है माइनस आई इफेक्ट। तो बताओ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में लगेगा? ओहो, मैंने उसको इसलिए पूछा क्योंकि आप सारे बाकी मतलब जानते हो, है ना? ठीक है, फर्स्ट में लगेगा क्योंकि वो फ्लोरो सबसे क्लोज है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, डिस्टेंस जैसे बढ़ती है पोलर ग्रुप से, क्योंकि मुझे डिस्टेंस कहाँ से देखनी है? इस ग्रुप से। इस ग्रुप के बिल्कुल बगल में होगा तो मोर प्लस माइनस आई, मतलब इंडक्टिव ज़्यादा होगा इसका। मोर माइनस आई, इसमें कम हो जाएगा लेस माइनस आई, और इसमें तो लीस्ट हो जाएगा क्योंकि और दूर हो गया, है ना, कंपेरेटिवली लेस। ओके, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हुआ? ए। यस, तो ए सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ, उससे कम बी। बी, और सबसे कम सी। तो ये भी इंडक्टिव इफेक्ट का आपको देखो, पहले के लिए जो माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर्स लास्ट टाइम किए थे हमने, माइनस आई इफेक्ट के ग्रुप्स लिखे थे और उसके ऑर्डर लिखा था मैंने पूरा, वो याद करना पड़ेगा। और दूसरे में सिंपल इफेक्ट है कि माइनस आई इफेक्ट जो भी इंडक्टिव इफेक्ट है डिस्टेंस के साथ वो डिक्रीज करता है। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कम होता जाएगा। नेक्स्ट में पहले केस में एक क्लोरो ग्रुप है, दूसरे केस में दो क्लोरो ग्रुप हैं, डिस्टेंस सेम है देखो COH से नेक्स्ट कार्बन पे, और तीसरे में उसी कार्बन पे 3 क्लोरो ग्रुप है। क्लोरो ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई या प्लस आई? माइनस आई। तो फर्स्ट केस में एक क्लोरीन है, दूसरे केस में 2 क्लोरीन है, तीसरे केस में 3 क्लोरीन है। तो बताओ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका हुआ? सी में माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा, उससे कम बी में, और सबसे कम ए में। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा? सी का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम बी एंड देन ए। तो ये भी प्योरली इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ ग्रुप्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे उतना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा। ठीक है, पहले में एक माइनस आई, दूसरे में 2, तीसरे में 3। जितने ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप्स उतना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट, और जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा जो है एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा एनायन की स्टेबिलिटी होगी और उतना ही ईजिली H+ निकलेगा और उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। चलो अगला आ गया आपके पास, अब मिथाइल ग्रुप्स हैं। देखो ये कार्बन जो है उसके साथ ये OH अटैच है, पहले कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप, दूसरे कार्बन के साथ उसी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन हटा दिया और 2 मिथाइल ग्रुप्स, और तीसरे में
3 मिथाइल ग्रुप्स। तो बताओ अब। हाँ जी, सर जिसमें एक मिथाइल ग्रुप है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप्स होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा, एनायन की स्टेबिलिटी उतनी कम, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे कम बी, उससे कम सी, क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है that is inversely proportional to इलेक्ट्रॉन लीजिंग ग्रुप्स। ओके, तो ये हो गया आपका फोर्थ। नाउ फिफ्थ वाला है कि पहले देखो इतना इतना सेम है, देखो ये एक, दो, तीन, अब सर सी का सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। बिल्कुल सही जवाब, बट इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप? हाँ देखो, इसमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, और इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। और यू नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एस कैरेक्टर। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑफ कार्बन, अगर हम देखें तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन की सबसे ज़्यादा, उससे कम sp2, उससे कम sp3। तो इसका मतलब C जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, B उससे कम, और A सबसे कम, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट जो है वो इसका सबसे ज़्यादा होगा। ये उससे कम और ये सबसे कम। ठीक है, तो C B A, यहां तक किसी को कोई डाउट? सर हाँ जी, सर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन उसका रीजन देखो s ऑर्बिटल जो है दे आर क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो जितना s करेक्टर ज्यादा होगा, देखो sp में 50% s करेक्टर है, इसमें 33% है, और लास्ट वाले में 25% है। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइज कार्बन इसलिए ज्यादा s करेक्टर की वजह से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें ना, जैसे मान लिया एक हमारे पास इथाइन है, एक इथीन है, और एक इथेन है, तो इथाइन की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, इथीन की उससे कम, और तीसरे की ऐसा होगा। स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की बात करेंगे,
ये तो एनायन ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये उससे कम, ये उससे कम, क्योंकि मोर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. Negative charge is more stable on negative charge is more stable on more electronegative atom. नेक्स्ट बोलो. देखो, एक COH को आप मान लोगे कि उसके रिस्पेक्ट में आपको देखना है, तो उसके साथ डायरेक्टली अटैच है COH. उसके बाद क्या है, एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और फिर COH है, फिर 2 sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हैं, सॉरी sp3, और फिर COH है. तो बताओ विच वन इज मोस्ट एसिडिक? यस. अब A सबसे एसिडिक होगा, उससे कम होगा B और सबसे कम होगा C. क्यों ऐसा होगा समझ गए? क्योंकि ये बीच जो ये देखो, इसका माइनस आई इफेक्ट मानेंगे हम, तो माइनस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है वो दूर जाता जा रहा है. माइनस R भी है ना, है ना. बट अगर सिर्फ माइनस आई को ही कंसिडर करें, इनमें तो माइनस आई है ना, तीनों का माइनस आई कंसिडर करें अगर, तो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे होगा और माइनस R भी होगा यहाँ तो. बट आगे वाले ग्रुप्स में जो है वो माइनस आई कम होता जाएगा, इसलिए ऑर्डर ये होगा. चलो अगला तो बिल्कुल आसान है, बोलो. सर ए में सबसे ज्यादा होगा. यहाँ पे बेटा गलती कर गए आप. डाउन द ग्रुप जो होता है ना, सुन लो, ये याद रखना, ये आपकी जो क्लास 11 का इक्विलिब्रियम है ना, उसमें भी दिया है. डाउन द ग्रुप साइज डोमिनेट्स. along the period, हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब आपने जो बोला ना कि ये सबसे ज़्यादा होगा HF, वो आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बोला. एम आई राइट? यस सर. है ना. अब इसमें आप देखोगे तो H के साथ एक फ्लोरीन अटैच है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ये कहाँ आते हैं, पीरियड में आते हैं कि ग्रुप्स में? ग्रुप में आते हैं. तो ग्रुप में कौन डोमिनेट करता है? साइज. तो जिसका सबसे बड़ा साइज, उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा और वो सबसे जल्दी टूटेगा. इसका मतलब D इनमें सबसे ज़्यादा होगा. तो HI इज मोस्ट एसिडिक. फिर आएगा C, फिर B और फिर A. बट अगर हम नेक्स्ट की बात करें, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, किस में आते हैं ये? पीरियड में. तो कौन डोमिनेट करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अब हाँ, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट करेगी, इसलिए ये आएगा D, C, B, A. 7th में
ग्रुप था इसलिए साइज को देखा, 8th में जो है पीरियड में थे एटम्स जो हाइड्रोजन से अटैच थे, इसलिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंपॉर्टेंस दी। ओके, 9th जो है उसमें आपके पास है एक तो फ्लोरीन, देखो बाकी स्केलेटन सेम है, CH2 CH2OH CH2 CH2OH CH2 CH2OH। इसका मतलब आपको वो तो देखना ही नहीं है कि लॉन्ग द पीरियड या डाउन द ग्रुप, आपको सिर्फ ये ग्रुप्स देखने हैं। कौन सा इफेक्ट शो करेंगे पहले तो ये ग्रुप्स बताओ? -I। तो इनमें से आप बता सकते हो कि -I सबसे ज्यादा किसका होगा? NH3+ बेटा, ग्रुप उसमें भी लिखा है जो आपको दिया है ना ऑर्डर -I का। जब भी देखो अगर O नेगेटिव हो ना तो उसका +I सबसे ज्यादा होता है। वैसे ही किसी एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका -I सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब D जो है उसका -I इफेक्ट सबसे ज्यादा NH3+ का, उससे कम NO2, फिर उसके बाद फ्लोरीन और फिर ब्रोमीन। इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन सा होगा? हाँ D, उससे कम B, उससे कम A और सबसे कम C। ओके, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एक है, अब देखो ये ग्रुप्स अलग अलग है ना, COH OH C6H5OH SO3H, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल। सर सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ना? सल्फोनिक एसिड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें देखो ये बेंजीन रिंग है और ये SO3H ये है। अब इसमें तो जब ये OH टूटेगा तो देखो नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड इधर ही ऑन 3 ऑक्सीजन्स, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसमें देखो 3 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें कितने बनेंगे? 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। और अल्कोहल फिनोल में आपको पता है फिनोल, क्योंकि फिनोल जो है उसमें फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर इथोक्साइड आयन, तो ये A, ये B, ये C और ये D। तो अब सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा A वाला, फिर B वाला, फिर अच्छा ABCD है ये कि नहीं अलग है? अच्छा पहले D, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा D, उससे कम D के बाद आएगा A, उससे कम C और सबसे कम B। तो ये ऑर्डर होंगे, है ना, क्योंकि जो इथोक्साइड बनेगा ना वो तो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। देखो जब इथोक्साइड आयन की बात आएगी तो वो तो डीस्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा ग्रुप +I है, तो ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? बढ़ा देगा।
इसको अनस्टेबल कर देगा तो इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड जाएगा। इसलिए इथेनॉल तो सबसे जो है कम एसिडिक ही होगा। ओके, ठीक है। ओके, तो अब ये बताओ मुझे कि कल आप कितने बजे फ्री हो? तो कल भी एक क्लास रख, कल दिन में हो सकता है क्या, मॉर्निंग में? कितने बजे? ये सर 10 बजे के बाद कभी भी। 10 बजे ही रख दें तो चले? ये सर ओके, ओके, तो 10 बजे ऑनलाइन होऊंगा मैं। साकेत तू मुझे एक बार फ़ोन कर देगा 9:30। ओके, तो सर हाँ जी। सर मुझे ऐसे क्वेश्चन में डाउट है तो वो मैं आपको भेज दूं, आप कल कर लेंगे डिस्कस। हाँ बेटा प्लीज़ भेज देना है। जी ओके, जी बेटा। यस बेटा बोलो। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा। हाँ, एक मिनट लो। सर तो कल और परसों दोनों दिन क्लास होगी? हाँ, मैं ट्राई करूँगा, कल तो होगी ही और परसों भी मॉर्निंग में हो सकती है ना, हर अगर उस दिन भी। नहीं सर, बायोलॉजी की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक है? और थर्सडे 11 से 1 थर्सडे को है बायोलॉजी की सुबह। और मैथ्स कब होता है, मैथ्स फिजिक्स? सर मैथ्स तो सुबह होता है पर इस हफ्ते सर आउट ऑफ स्टेशन है तो छुट्टी है। तो सुबह नहीं होगा मतलब? नहीं सर इस हफ्ते नहीं होगा। तो मॉर्निंग फ्री हो फिर आप? जी सर। तो जैसे 11 बजे है तो 9 से हो सकता है, 9 से 10:30। जी सर हो सकता है, या फिर फ्राइडे को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो पहले कल तो करते हैं, कल 10 बजे आते हैं ऑनलाइन, है ना? सर और ये साथ पूरा पार्ट सीटी जो संडे को होगी उसमें आएगा ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। वहाँ आए ना आए पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ना, तो इसको पक्का कर लेना आप लोग। और मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है ना? तो और इन डेप्थ हो जाएगा अगर आप ट्राई करोगे तो ना। ठीक है सर। जी। हाँ जी बेटा। सर यहाँ पर एथिक्स वाले क्वेश्चन है। हाँ जी। सर यहाँ पर दो कंजुगेट बेस बनेंगे, मतलब दो H प्लस आयन रिलीज होगी। नहीं, हम एक को रिलीज करने की बात करेंगे क्योंकि दूसरा जो रिलीज, अगर दो रिलीज करते हैं ना तो एसिडिक स्ट्रेंथ वैसे ही कम हो जाती है। डाई एनायन जब बनता है ना, जब ये CO नेगेटिव बनेगा ना बच्चे एक, तो वो प्लस सा इफेक्ट शो करेगा फिर। समझे? जब प्लस आई प्लस आर शो करेगा। O नेगेटिव CO नेगेटिव, जैसे मैंने बोला ना NH3 प्लस माइनस आई मैक्सिमम शो करता है, वैसे ही O नेगेटिव और CO नेगेटिव जो है मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो वो तो एसिडिक स्ट्रेंथ को और कम कर देगा, इसलिए हम फर्स्ट H प्लस की बात करते हैं सिर्फ। दो तो करेगा ही H प्लस रिलीज, बट फर्स्ट H प्लस आयन रिलीज करना किसके लिए इजी है वो देखते हैं हम, है ना? जी। ओके, चलो तो कल मिलते हैं, ठीक है? बाय। बाय बेटा। ओके।